हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जीनियस एकेडमी अलवर पर लेकर आ गए हैं आप आज के नया चैप्टर नंबर 3 और वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब उसको पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। पीरियोडिक टेबल, इस चैप्टर को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, चैप्टर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब तक याद नहीं होगी, पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनी है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं सीखेंगे केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे। पूरी केमिस्ट्री इस पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड होती है, ठीक है। क्योंकि अब पूरी कहानी हम खेलने वाले हैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स की, ठीक है। बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, तो जब तक एलिमेंटों के बारे में सही तरह से नहीं पता होगा फिर अपन उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे कि एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है वगैरह। तो देखो क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की क्या नीड थी। तो अपन सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। इसका पहला टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ऐसे अचानक से नहीं आ गई, बहुत मेहनत और प्रयास हुए और तब जाके ये बन पाई है। आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बनने में काफ़ी साइंटिस्टों का थोड़ा थोड़ा हाथ है। उन सब की बातें करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब सबसे पहले ज़रूरत ये आती है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करें क्यों एलिमेंट्स का, ऐसे पढ़े रहने दो एलिमेंट्स में, क्या दिक्कत है, उनको क्लासिफाई क्यों करें, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में तो बहुत ही कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, क्लियर है। सबसे पहले प्लेटिनम एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, क्योंकि पूछ ले तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट प्लेटिनम था। धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। तो मैं आपको बताता हूँ 1800 सेंचुरी में, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनका नंबर था हमारे पास 31, यानी 31 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे 1800 सेंचुरी। 31 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, ठीक है। 1800 सेंचुरी, काफ़ी लंबे समय से लोग लगे हुए थे 31 निकाल पाए। उसके बाद साइंस में बहुत तेजी से जो है डेवलपमेंट हुआ और 1865 आते आते ये बढ़ के 63 हो गए। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे तब तक। तो इतनी तेजी से जो एलिमेंट्स बढ़ने लगे, आज की डेट में प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। तो इतनी तेजी से अगर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एलिमेंट 2-4 ही हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, हम इंडिविजुअली पहचान लेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट जब डिस्कवर होते हुए चले गए, ठीक है, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे हमें एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की नीड पड़ी, ठीक है। कि भाई मान लो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नेचर होती है, तो ऐसे कितने हैं, मान लो ऐसे 5 एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी एक जैसी होती है, उनकी वैलेंसी एक होती है। तो साइंटिस्टों ने सोचा इन 5 एलिमेंटों को क्यों ना एक ग्रुप में रख दिया जाए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी एलिमेंट्स को समझने में कि ये 5 ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जब होने लग जाते हैं तो फिर अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उन एलिमेंट्स को एक साथ रखना पड़ता है। जैसे एक क्लास में मान लो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ शैतान बच्चे हैं, ठीक है, कुछ निहायत ही बेकार हैं, कुछ बहुत मिडिल वाले हैं, कुछ बहुत हाई फाई हैं, कुछ बहुत ही सुपर टैलेंटेड है, ठीक है। तो हम ऐसे रख दें भाई, इन बच्चों को यहाँ रख बैठा देते हैं, इनको यहाँ बैठा देते हैं, क्लियर। फिर उन पर पूरा फोकस करेंगे, कमज़ोर बच्चों पर उनको सही करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, क्लासिफिकेशन हम भी करने लग जाते हैं। तो सेम जब नंबर ज़्यादा होता है, 2-4 बच्चे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होने लग जाएं तो फिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात और होती है कि जो एलिमेंट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखो, इसे अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है नहीं? यानी कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप बनाओ, ग्रुपिंग ऑफ
एलिमेंट्स विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। विच इस प्रॉपर्टीज लिख दो। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल। विच है सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस आइडिया गिव नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इस तरीके का आइडिया हमें क्लासिफिकेशन की महसूस कराता है, आवश्यकता। तो ये उस वक्त भी था। दिस आइडिया गेव, कर लो इसको, गेव नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसी को अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर के बेसिस पे ग्रुपिंग करना। मतलब जो एलिमेंट्स सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, फिर जो सेम रखते हैं उनको अलग रख दो। तो ऐसे कुछ हमें क्या होगा, समझने में हेल्प मिलेगी। इतने सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ने की बजाय कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप बना देंगे, फिर कुछ का ग्रुप बना देंगे, फिर कुछ का ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की आवश्यकता महसूस हुई। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ट्राई किया था क्लासीफाई करने, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सबसे अच्छा बढ़िया जो प्रयास था वो 1829 में किया था डोबरनियर ने। डोबरनियर या डोबरनाइरर या डोबरनियर ने किया था 1829 में। डोबरनियर ने सबसे पहले ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, और डोबरनियर ट्रायड के नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा डोबरनियर ट्रायड। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो किया था प्रयास वो किया था 1864 में न्यूलैंड ने, और उन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल दिया था। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ठीक है, थर्ड जो ट्राई किया था 1869 में लोथर मेयर ने कर्व बनाया था। लोथर मेयर ने, बहुत इंपॉर्टेंट। और फोर्थ जो ट्राई किया था वो किया था मेंडलीव ने, दिमित्री मेंडलीव 1869 में। एक्चुअली में इन दोनों ने सेम वर्क ही किया था एक साथ, अलग अलग जगह पर किया था, लेकिन वर्क सेम था, इनकी रिसर्च सेम थी, लोथर मेयर की और दिमित्री मेंडलीव की। दिमित्री मेंडलीव, ठीक है, 1869 में। उसके बाद मोजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। क्लियर? तो मोजले की कहानी तो बहुत बड़ी है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। यहाँ तक पीरियोडिक टेबल कुछ हद तक बन चुकी थी। दिमित्री मेंडलीव ने अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये, फिर तो एक एक को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोबरनायर ट्रायड के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो 118 एलिमेंट्स आज की डेट में डिस्कवर हो गए हैं, इनमें से आउट ऑफ, ये नोट डाल के आप लिख लो कहीं पे, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में से, ठीक है, 92 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, यानी नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल होते हैं, और बाकी जो बच गए रिमेनिंग, ये सारे के सारे 92 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट नेचुरल है। उसके बाद वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है ये मैन मेड है, मतलब लैब के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बनाए गए एलिमेंट्स, नेचर में नहीं मिलते, मैन मेड। अभी कितने होंगे आगे पता नहीं, 120 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, कुछ नहीं कह सकते। अभी 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। इसको नोट कर लो। फर्स्ट डाल लेते हैं अपन डोबरनायर ट्रायड। डोबरनायर ट्रायड
1829 डोबेर्नाय ट्रायड। देखो इन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट्स इनके टाइम तक डिस्कवर्ड थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स उठाए अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे और उनके एटॉमिक वेट लिख डाले। ठीक है, उनकी क्या लिख डाले, एटॉमिक वेट लिख डाले। और उन एटॉमिक वेट में एक रिलेशन देखा इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रायड बनाए। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रायड बनाए और ये देखा कि पहला वाला एलिमेंट और तीसरा वाला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट, पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उनका अगर सम ले तो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आता है। एग्जैक्टली इक्वल भी इक्वल आ सकता है, अप्रॉक्सीमेटली भी आ सकता है। तो डोबेर्नियर ट्रायड में अपन ये कहते हैं, he made triad of three elements and observed that atomic weight of ट्रायड में तीन एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। दो एलिमेंट पहला और तीसरा इनका एटॉमिक वेट दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे, उन्होंने क्या किया, देखो इस तरीके के ट्रायड बनाए। ठीक है, यहाँ पहला एलिमेंट है ए, यहाँ दूसरा है बी, यहाँ तीसरा है सी, ट्रायड बन गया। इन्होंने ये कहा ये जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का सम है। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट इज सम इज average of atomic weight of first and third element या corner elements। मतलब इसका एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, ए का एटॉमिक वेट प्लस सी का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2। समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस करो एटॉमिक वेट ऑफ सी और डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ बी। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से ट्रायड बनाए थे जरा चेक करते हैं। ठीक है, उन ट्रायड्स को चेक करते हैं। फर्स्ट जो ट्रायड उन्होंने बनाया था वो बनाया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तीनों एलिमेंट्स को रखा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज लिया तो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आया। कैसे, लिथियम का एटॉमिक वेट अपन जानते हैं 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, अब जरा चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट 7 है, इसका एटॉमिक वेट लो, प्लस लास्ट वाला 39 है, इसका लो, अपॉन 2 करो, तो ये आएगा हमारे पास 46/2, यानी क्या आएगा 23। क्लियर हुआ, एग्जैक्ट इक्वल आ गया बीच वाले एलिमेंट की इक्वल आ गया। ये फर्स्ट ट्रायड बन गया उनका। ऐसे ही उन्होंने बनाया था सेकंड ट्रायड उन्होंने बनाया। ठीक है, किस किस एलिमेंट से बनाया उन्होंने, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम। कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम इनसे बनाया। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, बेरियम का 88 और स्ट्रोंशियम का 137। उल्टा है, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है, कैल्शियम फिर स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम, इस तरह से। चलो, तो अब इन्होंने क्या किया, देखो चेक करो, पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट 40 लिया, दूसरे का लिया 137, सॉरी तीसरे का, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आएगा जरा चेक करो, 137, 40, 177/2, तो ये आएगा 81 पॉइंट कुछ 28
तो ये बचेगा 1 2 88, 2 8 8 8 बार जाएगा 88, फिर उसके बाद बचेगा 5 88.5, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल। तो ये ट्रायड भी एक्सेप्टेबल है, अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है। 2 ट्रायड हो गए। एक ट्रायड उन्होंने और बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा जो ट्रायड उन्होंने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से बनने वाला ट्रायड। थर्ड ट्रायड क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक वेट चेक करो, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का 127, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट मिस हो गया 80। चलो तो अब देखो चेक करते हैं, 35.5 में 127 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये इनका आया था 81.2 किलो, ठीक है, तो ये भी काफ़ी हद तक सेम है। क्लियर है? तो इस तरह से इन्होंने ट्रायड बनाए थे, इसको नोट कर लो तीनों ट्रायड्स को। चलो तो अब बात करते हैं कि डोबेर्न-आयर ने जो ट्रायड दिए थे अपने, उन्हें उसकी सक्सेस क्या है, इस रूल की सक्सेस क्या है। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार ग्रुपिंग की थी, एलिमेंट्स को ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में बांटा। ये भी बहुत बड़ी बात थी उस समय में, 3-3 एलिमेंट्स को ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, और एटॉमिक वेट में रिलेशन दिया। एटॉमिक वेट का रिलेशन बताया कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले लो, इनका सम करके एवरेज निकाल लो, तो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आएगा वो एवरेज, यानी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है एटॉमिक वेट में। क्लियर है नहीं? और ये एलिमेंट सिमिलर होते हैं, मतलब उन्होंने कहा था लिथियम सोडियम और पोटेशियम में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। क्लियर है नहीं है? तो पहले सिमिलरिटी में सबसे पहले सिमिलरिटी तो क्या, एटॉमिक वेट का रिलेशनशिप। तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने ग्रुपिंग कर डाली थी, ये सक्सेस थी सबसे बड़ी। और डीमेरिट्स क्या है, उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स पता थे साइंटिस्टों को, सारे के सारे एलिमेंट्स ये ट्रायड में फिक्स नहीं कर पाए थे, सभी एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना पाए थे। कुल मिला के 3 ही ट्रायड मेनली इन्होंने बनाए थे, ठीक है। सेकंड जो डीमेरिट सबसे बड़ा फेल था वो ये था कि इन द सेम एज ग्रुप, कभी कभी क्या हो रहा था, एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो इस ट्रायड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक ही ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3-4 एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस ट्रायड पर तो रूल एप्लीकेबल है, अभी देखा था अपन ने, रूल एप्लीकेबल, ट्रायड सेट हो गया, मतलब इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट का एवरेज ब्रोमीन के बराबर आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने इनका ट्रायड बनानी, इनका ट्रायड तो क्या था, सही था, लेकिन ये जो शुरू वाले एलिमेंट है इनका ट्रायड सही नहीं था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का भी तो ट्रायड बना सकते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का इन्होंने ट्रायड बनाया, ठीक है। तो इस ट्रायड पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। कैसे देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80। तो जरा चेक कर लो, 19 को जब हम 80 में ऐड करेंगे, 1980 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 99/2 और इसका आंसर आएगा 49.5, ठीक है, जो कि क्लोरीन के 35.5 से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है एटॉमिक वेट। तो ये ट्रायड रॉन्ग ट्रायड, गलत ट्रायड, समझ गए ना, यानी एप्लीकेबल नहीं है इस ट्रायड पर ये रूल। तो इसीलिए सभी एलिमेंट्स को फिक्स नहीं कर पाए, एक ही ग्रुप में भी कई बार ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। तो दिस इज द वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो ये 2 बड़ी डिसएडवांटेज थी, तो इसको धीरे धीमे 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 भूल गए लोग। कब भूले, जब आए नेक्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, और इन्होंने दिया था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो सबसे पहले तो समझते हैं ऑक्टेव क्या चीज़ है।
ऑक्टेव का मतलब होता है म्यूजिक के नोड्स जो होते हैं, म्यूजिक नोड्स। कितने नोड्स होते हैं म्यूजिक में? 7, सारे गामा पा धा नी, ठीक है, 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक में। तो न्यूलैंड ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको 2 चीज़ें पसंद थी, एक तो म्यूजिक बहुत पसंद था इनको, ठीक, और दूसरा केमिस्ट्री भी बहुत पसंद थी। तो इन्होंने क्या किया, सारा दिन भर केमिस्ट्री को म्यूजिक से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की और उसी बेसिस पे अपना रूल बनाया। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। सबसे पहले एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और फिर उन्होंने क्या देखा, जिस तरह से 7 नोड्स होती हैं धुन में, म्यूजिक में, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद 8वां नोड वापस सा आ जाता है, सा, फिर 9वां नोड फिर रे आ जाता है। यानी इन्होंने ये देखा कि जो 8वां नोड होता है म्यूजिक में वो पहले नोड को रिपीट करता है, 8वां नोड पहले नोड जैसा होता है, 9वां नोड दूसरे नोड जैसा होता है, 10वां नोड तीसरे नोड जैसा होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें 8 एलिमेंट्स हम लगाएं ग्रुप में बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के बेसिस पे, तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा होगा, ठीक है। व्हेन वी अरेंज different elements in increasing order of atomic weight, then every eighth element's physical and chemical properties is similar to first one। हर एक 8वें एलिमेंट की पहले की सेम होगी, 9वें की दूसरे सेम होगी, 10वें की, यानी 8 गिन लो आप आगे वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight, arrange elements in increasing order of atomic weight and find that physical and chemical properties of every 8th element, is similar to first element। ये बताया था, ठीक है। जैसे 7 लाइक म्यूजिक नोट्स ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे म्यूजिक के नोट में भी यही होता है, लाइक म्यूजिक नोट करो। देखो, तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से लिखा म्यूजिक नोट्स को, सा रे गा मा पा धा नी, ये पहली म्यूजिक नोड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, ये 6ठी है और ये 7। अब उसके बाद सा ही आएगा वापस 8वीं, तो 8वीं नोड पहले जैसी है, समझिए। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी तरह से एलिमेंट को लिया, सबसे पहले यहाँ लिया लिथियम, फिर लिया बेरिलियम, फिर बोरोन, ये तो नोड्स हो गए, समझिए, लिथियम बेरिलियम बोरोन, फिर लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन उस वक्त डिस्कवर हुआ नहीं था जब इन्होंने ये दिया था रूल, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उनके अकॉर्डिंग फिर क्या आएगा, सोडियम आ जाएगा। फ्लोरीन बाद नियॉन तो है नहीं, तो सोडियम लिखेंगे, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन भी नोबल गैस है, नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक इन्होंने सेट कर दिया, बाकी के जो हैवियर एलिमेंट्स थे इन पर नहीं लगा था ये रूल, यहाँ तक सेट कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा लिथियम पहले नंबर पर आता है, ठीक है, तो ये पहले नंबर पर आता है, तो इसके बाद 8 एलिमेंट गिन लो, 7 गिन लो, 8वां उसके जैसे ही होगा, मतलब सेम ग्रुप में रख दिया उन्होंने। लिथियम पहला, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद जो एलिमेंट आएगा सोडियम, वो इसी ग्रुप में रखना होगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस पर रख दिया एंड फाइंड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट। मतलब लिथियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 8वां एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, इससे सेम होंगी, फिर इसकी इससे सेम होंगी, ऐसे ग्रुप बन गया।
बेरिलियम गिनो, ये 1 नंबर पर मानेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8वां आ गया, मैग्नीशियम के सेम है, कोई सा भी ले लो, कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सिलिकॉन है। मतलब जो एलिमेंट नीचे रखा हुआ है, सेम ग्रुप में रखा हुआ है, उनके बीच में 1 और 8 का रिलेशन, अच्छा उसको मानेंगे 1, इसको 8 पे मानेंगे, ये 8 पाएगा। क्लियर है? इस तरह की बातें उन्होंने बताई थी। क्लियर हुआ कि उसको सारे जमा पाधानी सा वापस आ जाता है, इसलिए सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट अपने आप को 8 के बाद रिपीट करते हैं, पहला एलिमेंट फिर 7 के बाद 8वें नंबर पर वैसा ही एलिमेंट आ जाता है। क्लियर है? तो ये इन्होंने बताया था। अब इससे, इस रूल को बताने से जो सक्सेस इनको मिली थी बहुत बड़ी, कि इन्होंने एक तरह से पीरियोडिसिटी के बारे में बता दिया था। पीरियोडिसिटी का आइडिया लग गया था इनकी अरेंजमेंट से, पीरियोडिसिटी आइडिया। पीरियोडिसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जरा समझो। रिपीटिशन ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल। किसी फिक्स इंटरवल के बाद जब एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाए, जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिथियम की है वैसी सोडियम की है, रिपीट हो रही है फिक्स इंटरवल के बाद, रिपीट हो रही है फिक्स इंटरवल के बाद। फिर सोडियम की वैसी है जैसी पोटेशियम की। क्लियर है? फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो, तो इसको पीरियोडिसिटी ही बोला जाता है। लेकिन सिर्फ यही पीरियोडिसिटी नहीं है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, इसमें एक चीज और होती है, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाए, जैसे लिथियम से बड़ा सोडियम, जैसे साइज की बात करें, अगर हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं रेडियस या साइज, तो साइज की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी होगी, सभी एलिमेंट का साइज सेम नहीं है, लेकिन उसमें भी एक रेगुलर इंक्रीमेंट है। मतलब लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, रेगुलर इंक्रीमेंट है, तो इसको भी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मतलब पीरियोडिसिटी का को दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी फिक्स इंटरवल के बाद सेम हो, या कोई प्रॉपर्टी फिक्स इंटरवल के बाद ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो। ठीक है? तो पीरियोडिसिटी का आइडिया, और पीरियोडिसिटी क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। इनका इंटरवल क्या था, 7 के बाद 8वें पे रिपीट है, 7वें के बाद 8वें के, 7 का इंटरवल था, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपीटिशन एग्जैक्टली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी तो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। रिपीटिशन ऑफ ग्रेजुअल, रिपीटिशन ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसे लिख सकते, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है? तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जैसे हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी लिथियम सोडियम पोटेशियम की 1 1 1 रहती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेम है, लिथियम की वैलेंसी भी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एग्जैक्टली सेम रिपीट हो रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल। इसकी 2 2 2 होती है, इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 होती है, ये वाली फिक्स इंटरवल में रिपीट हो रही है। लेकिन साइज की प्रॉपर्टी कैसी है, जो रेगुलर या ग्रेजुअल इंक्रीज होती है। ठीक है? लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो दोनों ही चीजें पीरियोडिसिटी में रखी जाती है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं कि ये वाला जो लॉ था, रूल था, ये भी, इसमें भी कमी थी, तो सब इसकी बात करते हैं अपन डीमेरिट्स या फेलियर। डीमेरिट्स या फेलियर क्या था इस रूल का? ठीक है? तो सबसे बड़ा फेलियर ये था कि जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो फिर गड़बड़ हो गई। नोबल गैस जो थी वो 8वें नंबर पर आ गई है, तो अब जो एलिमेंट 8वें नंबर पर रिपीट हो रहा था वो 9वें नंबर पर शिफ्ट हो गया, 9वें नंबर पर रिपीट होने लगा।
क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी थी। व्हेन नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड then octave rule not applied। ऑक्टेव रूल नहीं लगा सकते, फिर ये नहीं लगा पाए, ठीक है, it could not apply। हुआ क्या, देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबी, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन भी आ गई। अब डिस्कवरी के बाद नियॉन यहाँ रखेंगे अपना 8वें नंबर पर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर नियॉन आ रहा है। नियॉन की एलिमेंट की प्रॉपर्टी, नियॉन की प्रॉपर्टी लिथियम की जैसे नहीं होती है, तो फिर आप कहोगे सर अब रूल चेंज कर दो, अब ऑक्टेव की जगह नॉनेव रूल ले लो, नॉनेव रूल में चेंज कर दो इसको कि नवा एलिमेंट पहले जैसा है। कर सकते हैं अपन रूल चेंज, लेकिन दूसरी कमी भी देखो, दूसरी कमी क्या थी, हैवियर एलिमेंट्स पर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। क्लियर है? तो रूल वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन हैवियर एलिमेंट्स। जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट डिस्कवर होते गए ये अप्लाई नहीं हुआ हैवियर, क्योंकि इन्होंने जब ये रूल दिया था तो उस वक्त 1864 था, और उस वक्त तक काफ़ी एलिमेंट डिस्कवर, 60 के लगभग एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, तो सभी पर नहीं अप्लाई हो रहा था। रूल वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन हैवियर एलिमेंट्स, ओनली वर्क फॉर लाइटर एलिमेंट्स। हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं, हल्के एलिमेंट, इन पर ही लग रहा था, लाइटर एलिमेंट्स। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके की दो कमियां इन्होंने ऑब्जर्व की थी, दो कमियां ऑब्जर्व हुई थी इनके रूल में, ठीक है। उसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट, और वो थे लोथर मेयर, जिन्होंने कर्व खींचा था। इसको नोट कर लो। और फाइनली लास्ट जो हमारा था, लोथर मेयर ने एक कर्व खींचा था 1871 में। देखो 1871 में एक्चुअली में दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, अपने अपने रिसर्च कर रहे थे सेम ही वर्क पर। इसमें इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें कई साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे होते हैं उनकी रिसर्च कई बार सेम होती है और कई बार रिजल्ट भी सेम होते हैं, बस थोड़ा तरीका अलग होता है। लोथर मेयर मेंडलीव की तरह काम कर रहे थे। मेंडलीव ने भी 1871 में रिसर्च करके अपनी बताई थी पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने भी यही बताई थी, लेकिन मेंडलीव पहले पब्लिश करा चुके, अपनी रिसर्च को पहले पब्लिश करा दिया था उन्होंने, तो उनका नाम ज़्यादा माना जाता है। इनका नाम भी है, इनकी ऑब्जर्वेशंस भी मेंडलीव से काफ़ी मेल खाती है, बट अंतर ये है कि इन्होंने एक कर्व खींचा, जबकि मेंडलीव ने एक सिस्टमेटिक टेबल दी थी, जो टेबल हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है कंपेरेटिवली देन कर्व के, ठीक है। तो लोथर मेयर कर्व 1879 में दिया। इन्होंने क्या करा, मेयर ने बनाया एक कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व खींचा। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स का सभी का एटॉमिक वॉल्यूम लिया। क्लियर है नहीं है? वॉल्यूम कैसे लिया होगा उन्होंने, वॉल्यूम ऐसे लिया होगा, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू एटॉमिक मास। अब मास अपन जानती है, एटॉमिक वेट होता है अपॉन डेंसिटी, उस एलिमेंट की डेंसिटी, यानी हर एक एलिमेंट का मास और डेंसिटी डिवाइड किया, वॉल्यूम निकला। फिर उस वॉल्यूम को यहाँ रखा बढ़ता हुआ एटॉमिक वॉल्यूम। जैसे फ्लोरीन का वॉल्यूम कम है, उससे ज़्यादा सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का कम हो जाता है, फिर क्लोरीन का बढ़ जाता है, फिर पोटेशियम का और बढ़ जाता है, फिर कैल्शियम है, ये देखो कैल्शियम, इस पॉइंट पर कैल्शियम, इस पॉइंट पर क्या है हमारा ब्रोमीन है। इस तरह से एटॉमिक वॉल्यूम ऐसे घट और बढ़ रहा था। क्लियर है? अच्छा, एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट लिया, इधर एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, इधर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर है नहीं? तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने कर्व की बहुत ही गहराई से स्टडी की। इनका जो कर्व था उसकी स्टडी की तो पता लगा, फाइंड दैट एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशंस ऑफ कर्व। जो ये पहला कर्व है, तो कितने कर्व दिखाए मैंने यहाँ पर, 3 कर्व, 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व दिखाए। इससे समझ में आ जाएगा 3 कर्व्स हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशंस ऑफ कर्व, इन तीनों कर्व की सिमिलर पोजीशंस पर जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। वही रेगुलर इंटरवल की जैसी कहानी है, जरा समझना। देखो ये है पहला कर्व, इस कर्व के 3 हिस्से, 4 हिस्से कर देता हूं मैं। ये असेंडिंग कर्व हो गया, असेंडिंग कर्व, तो ये वाला पॉइंट असेंडिंग पॉइंट बोलेंगे। ये पीक हो गया कर्व का, ये डिसेंडिंग पॉइंट हो गया, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया। असेंडिंग पॉइंट, पीक पॉइंट, डिसेंडिंग पॉइंट, लोएस्ट। अगेन रिपीट, कर्व के कितने हिस्से हैं, कर्व के कितने हिस्से हैं, 4। पहला हिस्सा है असेंडिंग,
दूसरा हिस्सा है पीक, तीसरा हिस्सा है डिसेंडिंग, ग्राफ नीचे आएगा, और चौथा हिस्सा है लोएस्ट पॉइंट, बॉटम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, देखो पहले कर्व का असेंडिंग पार्ट, पहले कर्व का पीक ले लो, पहले कर्व का पीक देखो सोडियम पर है, दूसरे कर्व का पीक पोटेशियम पर है, तीसरे कर्व का पीक रुबिडियम पर है। तो ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की। क्लियर है नहीं? ठीक है, इनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाए, पॉजिटिव आयन बनाए। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, Na++ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। समझ में आ रही है कहानी एकदम? ऐसी पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, K+ बना रहा है, रुबिडियम भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनमें, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये होते हैं पीक पॉइंट पर, प्रेजेंट एट सेम पीक पॉइंट। सेम पीक पॉइंट समझ रहे हो ना? इस कर्व का पीक पॉइंट ये, इसका ये, इसका सेम पॉइंट्स है, इन पर प्रेजेंट है। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, जरा हर एक कर्व का डिसेंडिंग कर्व देखो, डिसेंडिंग वाला पार्ट देखो, डिसेंडिंग वाले पार्ट देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन पर जो सेम पॉइंट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। क्लियर है? तो इनके भी प्रॉपर्टीज सेम थी। अब ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, बट इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम होता है इनसे। ठीक है, लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो भी एस ब्लॉक। देखो एस, आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में दो ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दूसरे में वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो कहीं कि वहाँ इससे सिमिलरिटी आ जाती है। तो एस ब्लॉक का जो दूसरा ग्रुप है लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जैसे एलिमेंट आते हैं, ठीक है, वो सिमिलर डिसेंडिंग पॉइंट पर थे, कर्व्स की सिमिलर डिसेंडिंग पॉइंट पर। इस कर्व का डिसेंडिंग पॉइंट ये है, तो इस कर्व का ये है, तो इस कर्व का, तो इनकी डिस्टेंस सेम हाइट पर है। इस तरीके की बातें उन्होंने बताई थी। ठीक है, थर्ड क्या था? थर्ड था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन्हें हेलोजेंस भी बोला जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, देते नहीं है कभी, लेते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले कहलाएगा, और दे के पॉजिटिव कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो तरीके के एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये दो कैटेगरी बनानी, एक स्ट्रॉन्ग वाले और एक वीक वाले। स्ट्रॉन्ग वाले पीक पर थे, वीक वाले डिसेंडिंग पर थे। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव असेंडिंग पर आ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन प्रेजेंट एट सेम असेंडिंग पॉइंट्स ऑफ कर्व, सेम असेंडिंग पॉइंट्स। देखो असेंडिंग पॉइंट है फ्लोरीन, असेंडिंग पॉइंट है क्लोरीन, असेंडिंग पॉइंट है ब्रोमीन। इस तरीके की बातें बताई। और लोएस्ट पॉइंट पर ट्रांजिशन एलिमेंट थे, डी ब्लॉक, जैसे आयरन, जिंक, इस तरीके के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए, एक्स, वाई, जेड, ये लोएस्ट पॉइंट हो गए। क्लियर है? यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड, इस कर्व के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके की बातें बताई थी। तो काफ़ी अच्छा था ये भी। लेकिन देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा आपको? कर्व की फॉर्म में किसी चीज़ को समझना एक तो, और एक किसी चीज़ को टेबल की फॉर्म में समझना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस कर्व में भी बहुत कमियां थी। क्योंकि अगर मान लो जैसे अपन लेते हैं यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एक एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं ए, फिर इसका डिसेंडिंग कर्व मान लो ये बी ऊपर चला जाता है, फिर इसका थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इनकी हाइट अलग अलग हो जाएंगी, इनकी प्रॉपर्टी मान लो सेम है, हाइट अलग अलग आ रही है। तो कुल मिलाकर के बड़ा एनालिसिस करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर है नहीं? तो इसीलिए ये भी एक तरह से फेल ही माना जाता है। पर हाँ, इससे बहुत कुछ सीखा। क्लियर हमने। और दिमित्री मेंडलीव ने फिर इसके बाद अपनी पीरियोडिक टेबल बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर है? चल, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज अपन ने ये देखा कि किसी एलिमेंट्स, जब स्टार्टिंग में 1800 की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 31। उसके बाद आफ्टर 65 ईयर्स, 1865 तक आते आते हमने 63 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए, यानी और 33 एलिमेंट नए आने थे। ठीक है, और उसके बाद आज की डेट में बात करें तो 118 एलिमेंट डिस्कवर। इनमें से 92 एलिमेंट नेचुरल है, यानी नेचर में मिलते हैं। बाकी के एलिमेंट मैन मेड है, इन लैब्स में बनाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। अब बात ये आती है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत की है। जब एलिमेंट बढ़ते चले गए इतनी तेजी से, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का डेटा रख करके उसकी स्टडी करना मुश्किल होता गया। तो हमने फिर क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स को पहले लिया जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, भले ही वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे दी गई, भले ही एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे दी गई, जो प्रॉपर्टी सेम थी जिन एलिमेंट्स की, उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश की गई। और इसे अपन ने कहा क्लासिफिकेशन। इस स्टडी में सबसे बड़ा काम सबसे पहले डोबेर नायर ने
ट्रायड बना के किया था, लेकिन उनके ट्रायड्स में एक प्रॉब्लम थी कि उनके ट्रायड कई बार लग रहे थे, कई बार नहीं लग रहे थे। उसके बाद आया न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, और हाँ एक चीज़ और, न्यूलैंड को अपने ऑक्टेव रूल के लिए 1887 में न्यूलैंड को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में डेवी मेडल भी दिया था। न्यूलैंड को, बहुत बड़ी बात है, नोबेल प्राइज तो नहीं मिला था लेकिन डेवी मेडल दिया गया था। क्लियर है? चलो, तो ये था आज के वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।